वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे अबाउट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे नर्व मसल फिजियोलॉजी का, जो आपसे एज ए LAQ पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे डेफिनेशन के अलावा इसके स्ट्रक्चर, डायग्राम, ठीक है। फिर डायग्राम के अलावा हम देख रहे होंगे इसके इवेंट्स क्या क्या होते हैं, जो भी पूरे के पूरे इवेंट्स हैं ये हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जो दिए हुए हैं जो हमको समझ नहीं आता है, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसके ऊपर भी एक SAQ बन जाता है। और फाइनली फॉर एन एक्स्ट्रा एज हम कर रहे होंगे द ड्रग्स दैट ब्लॉक और दैट एक्ट ऑन NMJ, ठीक है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले अगर हम देखें अबाउट NMJ, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को हम मायोन्यूरल, मायो मतलब मसल, न्यूरल मतलब न्यूरॉन, तो मसल और न्यूरॉन के बीच का रिश्ता मायोन्यूरल जंक्शन या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाता है। डेफिनेशन क्या होता है काजल दी? तो इसके डेफिनेशन में क्या है, टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सॉन एंड मसल मेम्ब्रेन, दो स्ट्रक्चर, दो गहरा रिश्ता किसके बीच में, टर्मिनल एक्सॉन के बीच में और मसल मेम्ब्रेन के बीच में, बिटवीन एंड उसके बीच में क्या आ गया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या मसल और न्यूरॉन के बीच का जंक्शन इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। बात करें तो ये है मेरा एक्सोनल एंड, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। ये है मेरा काजल दी क्या, मसल का मेम्ब्रेन, मोटर एंड प्लेट भी इसको बोलते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे। और इन तीनों का जंक्शन मतलब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन मिलके हमारा बनाते हैं NMJ, ठीक है। अब देखो, अगर इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड देखो तो ये मेरा काजल दी क्या है, एक्सॉन, ओके बढ़िया। एक्सॉन को किसने कवर कर के रखा है, स्वान सेल ने, जो कि क्या करवा रहा है, माइलिनेशन। अब इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के वेसल्स दिख रहे हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स दिख रहे हैं। साइनेप्टिक वेसिकल्स में हमारे पास क्या है काजल दी, साइनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं, साइनेप्टिक वेसिकल्स, इसमें हमारे पास है एसिटिल कोलिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा काजल, एसिटिल कोलिन का सिंथेसिस करवाएंगे। ये हमको दिख रहा है हमारे पास कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। अब ये जो बीच का स्पेस है इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में हमको जैसे हैशटैग करके दिख रहा है, ये है हमारा एसिटिल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम, आप कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ईस्टरेज एंजाइम ये क्या करेगा काजल दी, ये एसिटिल कोलिन को तोड़ देगा, ठीक है, डिग्रेड करेगा ताकि वापस या फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ना हो सके। फिर हमारे पास आते ये है हमारा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन मतलब मसल का मेम्ब्रेन या मोटर एंड प्लेट, मसल का मेम्ब्रेन। इसमें हमको दिख रहा है एक वोल्टेज गेटेड चैनल, जो कि है सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल, जो प्रेजेंट कहाँ है हमारे पास, निकोटिनिक रिसेप्टर के ऊपर। ये बेसिक डायग्राम है। और वैसे हम इसको क्या बोलते हैं काजल दी, इसको हम ग्रूव बोलते हैं, आगे देखेंगे ट्रफ ग्रूव्स। देखो ये हो गया हमारे पास। अब आते हैं हमारे पास, हमने देखा कि रिसेप्टर में हमारे पास कुछ ऐसा था पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, जहाँ पे ये जो हमारा ऊपर दिख रहा है ये निकोटिनिक रिसेप्टर है। निकोटिनिक रिसेप्टर का काम क्या है काजल दी, निकोटिनिक रिसेप्टर जो है इसी से हमारे एसिटिल कोलिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेंगे, जिसके कारण हमारा जो मसल है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, बढ़िया, ओके। और ये जो हमको निकोटिनिक रिसेप्टर है इसी से लगे हुए हैं सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ये क्या करवाएंगे काजल दी, सोडियम को अंदर लेकर के आएंगे। सोडियम अंदर आएगा, पॉजिटिव चार्ज अंदर, मतलब डीपोलराइजेशन होगा। तो अब पूरा का पूरा इवेंट समझे। सबसे पहले क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन में आया, न्यूरॉन से कहाँ, न्यूरॉन में कहाँ आया, पहुंचा एक्सॉन में। एक्सॉन से कहाँ पहुंचा काजल दी, एक्सॉन के टर्मिनल में। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन के टर्मिनल में पहुंचा, कुछ तो चेंज हुआ, जिसके कारण हमारे पास जो कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल थे, ठीक है, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ये खुल गए। जैसे ये ओपन हुए, अब कैल्शियम तेजी से अंदर आने लगे। जैसे ही कैल्शियम अंदर आए, कैल्शियम ने क्या किया, ये जो हमारे वेसिकल्स थे साइनेप्टिक वेसिकल्स, इसको धक्का लगाना शुरू किया कि मैं रहूंगा यहाँ पे, मुझे रहना है यहाँ पे।
ठीक है। तो जैसे ही कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलता है, सबसे पहले तो सिनेप्टिक वेसिकल्स अपना जो साइटोस्केलेटन जिससे वो बंधे हुए हैं उससे फ्री होते हैं। वेसिकल्स को धक्का लगता है, धक्का लगने के बाद वो क्या होता है, ये जो मेरा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन था इससे वेसिकल फ्यूज हुआ, वेसिकल फ्यूज होकर फट गया। इसके कारण क्या हुआ, जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बाहर आ गए। न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आ गए तो एक्सोसाइटोसिस हुआ किसका, एसिटिलकोलिन, जो कि हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है। अब ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में गए। साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में हमने देखा था निकोटिनिक रिसेप्टर है, तो एसिटिलकोलिन बाइंड होंगे अपने रिसेप्टर, मतलब निकोटिनिक रिसेप्टर से। जैसे ये निकोटिनिक रिसेप्टर से एसिटिलकोलिन बाइंड होते हैं, क्या होता है, हमारा जो सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल है वो खुल जाएगा। और सोडियम क्या करेगा, बहुत सारा सोडियम आ जाएगा तेजी से अंदर। जैसे ही अंदर आया, मेम्ब्रेन हो गया डीपोलराइज, तो उस एरिया में डीपोलराइजेशन के कारण वो फर्दर डीपोलराइजेशन फैलेगा, राइट। तो लोकल करंट होगा डीपोलराइज एंड प्लेट एंड एडजेसेंट मसल मेम्ब्रेन के पास, और ऐसे ही हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है उसका इनिशिएशन होगा एंड फाइनली हमारा एक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, स्प्रेड करेगा, जनरेट होगा और वो मसल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएगा। और जो बचा कुछ हमारा एसिटिलकोलिन होगा उसको हम डिग्रेड कर देंगे, नहीं तो जब तक एसिटिलकोलिन सर्कुलेशन में रहेगा तब तक मसल हमारा कॉन्ट्रैक्टेड ही रहेगा। नाउ अंडरस्टैंड, एक बार इसके थ्रू समझ ले क्या लिखा है। एक्शन पोटेंशियल रीचेस दी एक्सॉन टर्मिनल। जैसे आए तो कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो हमारे खुल गए, जिसके कारण क्या हुआ, कैल्शियम आयन एंटर करेगा कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल से। नाउ synaptic vesicles got free from the cytoskeleton, vesicle fuses at neural membrane। फिर होगा क्या, कहा जल्दी, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस के कारण एसिटिलकोलिन का रिलीज होगा। एसिटिलकोलिन के रिलीज के बाद एसिटिलकोलिन जाएंगे और अपने निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे। निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद हमारे जो सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल है वो खुल जाएंगे, जिसके कारण बहुत सारा सोडियम का इनफ्लक्स होगा, ठीक है, इनफ्लक्स या एंट्री होगा। दैट विल लीड टू लोकल करंट जनरेशन बिटवीन डीपोलराइज एंड प्लेट और उसके आसपास के सारे एरिया में। नाउ एक्शन पोटेंशियल इनिशिएशन इन मसल फाइबर और फाइनली प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन मसल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले मसल फाइबर के में एक्शन पोटेंशियल का इनिशिएशन होगा, फिर वो मसल फाइबर वो मसल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल पहुंचेगा और जो बचा कुछ एसिटिलकोलिन है, फाइनली रिमेनिंग एसिटिलकोलिन डीजनरेट वाया एसिटिलकोलिन ईस्टरेज एंजाइम। नहीं तो क्या होगा, प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है विच इज वेरी हार्मफुल। ना कुछ टर्म्स देखे थे हमने, टर्मिनल बटन। टर्मिनल बटन किसको बोल रखा है, ये एक्सॉन है ना, तो ये एक्सॉन जाकर के कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना करके एंड होता है, इसको हम एक्चुअली में टर्मिनल बटन बोलते हैं, ठीक है। साइनेप्टिक गटर हमने देखा था कि जो हमारा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन था कुछ ऐसा था, तो ये जो डिप्रेशन है दिस इज कॉल्ड एज गटर। मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट मतलब पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को ही हम क्या बोलते हैं, मोटर एंड प्लेट। जंक्शनल फोल्ड, तो जो हमने ये देखा था, ये जो गटर वगैरह का कॉम्पोजिशन था, दिस इज जंक्शनल फोल्ड, फोल्ड ऑफ मोटर एंड प्लेट। अब आता है हमारे पास क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इससे रिलेटेड दो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, दोनों हमारा ऑटो एंटीबॉडी का केस है, ठीक है। हमारा जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अगर हम माइसेथेनिया ग्रेविस का देखें तो ऑटो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बन रही है, काजल दी, किसके अगेंस्ट बन रही है हमारे पास, निकोटिनिक रिसेप्टर। वाइल अगर हम लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम देखें तो ऑटो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बन रही है काजल दी, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल। अब हम इसमें ये भी देख सकते हैं, जो कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल था काजल दी, दैट वाज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में था, राइट। तो जो हमारा लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम है वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का डिसऑर्डर है, वह जो हमारा निकोटिनिक रिसेप्टर मतलब माइसेथेनिया ग्रेविस है वो कहाँ का रिसेप्टर है, वो कहाँ का है, वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, क्योंकि निकोटिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट कहाँ है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, माइसेथेनिया ग्रेविस इज अ डिसीज ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट निकोटिनिक रिसेप्टर। और दिक्कत ये है कि वो ऑटो एंटीबॉडी है, खुद से ही बन गए। फीचर इसका क्या है, मसल का फटीग रहेगा। अब सीधी सी बात है, जब मसल ज़्यादा देर तक कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, उसको रिलैक्सेशन नहीं मिला, तो मसल में थकान जल्दी होगा, मसल वीकनेस होगा। सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट करता है ये,
इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है ना। तो ये ऑक्यूलर मसल को सबसे जल्दी अफेक्ट करता है, सबसे लेट में रेस्पिरेटरी मसल मतलब डायफ्राम को अफेक्ट करता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। ये इसमें हमारे पास क्या है, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल के अगेंस्ट क्या बन गया है, एंटीबॉडी बन गई है, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल इन्वॉल्व है और ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को क्या करेगा, इन्वॉल्व करेगा। मेरे पास एक चीज़ बच गया है, ये आप स्किप कर सकते हैं जिनको नहीं जानना है क्योंकि याद करने में डिफिकल्टी होती है। दैट इज ड्रग्स जो कि एनएमजे पे एक्ट कर रहे हैं। तो या तो ड्रग्स हमको एनएमजे को ब्लॉक करवाएंगे या तो ड्रग एनएमजे को स्टिमुलेट करेंगे। तो ब्लॉक करवाने के लिए जो ड्रग्स होते हैं दैट इज बोटुलिनम टॉक्सिन। बहुत ही बड़ा क्लासिफिकेशन है, अगर आप फर्दर अगले साल पढ़ेंगे फार्मा में, लेकिन अभी के लिए ये छोटा दिया हुआ है। एक होता है बोटुलिनम टॉक्सिन। बोटुलिनम टॉक्सिन क्या करेगा, ये एसिटिलकोलिन के रिलीज को ब्लॉक करेगा। ठीक है, ये वो बैक्टीरियल टॉक्सिन प्रोड्यूस करे। क्या करता है बोटुलिनम, बोटुलिनम ही तो प्रोड्यूस करता है। बोटुलिनम ये क्या करता है, हमारे पास टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा जो कि एसिटिलकोलिन के रिलीज को इनिबिट कर देगा। ठीक है, और सिंथेसिस को भी इनिबिट कर देगा। वाइल ट्यूबोकुरारिन करके एक ड्रग है जो कि कॉम्पिटिटिवली किससे बाइंड कर लेगा, जहाँ पे एसिटिलकोलिन को बाइंड करना चाहिए वहाँ पे ट्यूबोकुरारिन बाइंड कर लेगा। तो ये कॉम्पिटिटिवली एसिटिलकोलिन के रिलीज को इनिबिट कर देगा या फंक्शन को इनिबिट कर देगा। फिर आता है अल्फा बंगैरोटॉक्सिन। ये एक्चुअली स्नेक बाइट से मिलता है, मतलब सांप का वो है बंगैरोटॉक्सिन। ठीक है, ये इरिवर्सिबल बाइंड कर देगा, मतलब अगर ये एक बार बाइंड हो गया तो वो रिसेप्टर जब तक खत्म नहीं होगा तब तक उस पर दूसरा एसिटिलकोलिन बाइंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ब्लॉकर में आ जाता है हमारे पास बोटुलिनम टॉक्सिन, ट्यूबोकुरारिन और अल्फा बंगैरोटॉक्सिन। और जब आप आगे फर्दर पढ़ेंगे तो उसमें भी अलग अलग है, शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट, लॉन्ग टर्म। फिर आता है हमारे पास दूसरा जो कि है स्टिमुलेंट। तो स्टिमुलेंट में आएगा जो कि हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को एक्साइट करेगा या उसको पोलराइज डीपोलराइज करने में मदद करेगा, क्योंकि उतना कॉन्ट्रैक्शन हमको मिल नहीं पा रहा जितना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है नियोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन। आप फर्दर पढ़ रहे होंगे 3 डिग्री अमीन्स, 4 डिग्री अमीन्स, क्वाटरनरी और टर्शरी अमीन। नियोस्टिग्मिन और फाइसोस्टिग्मिन टर्शरी अमीन में आता है, जो पायरिडोस्टिग्मिन है वो क्वाटरनरी अमीन में आता है। ये क्या करेगा, ये हमारे एसिटिलकोलिन ईस्टरेज हमने देखा था कि ज़्यादा देर तक हमारा एसिटिलकोलिन जो है वो सर्कुलेशन में ना रहे, नहीं तो मसल कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, राइट। तो उसको रोकने के लिए इसको अगर हम ब्लॉक कर दें एसिटिलकोलिन को, एसिटिलकोलिन ईस्टरेज को, तो ये क्या करेगा, ये एसिटिलकोलिन को सर्कुलेशन में ज़्यादा देर तक रहने देगा। तो जैसे ही हमको, अब सीधी सी बात है ना, अभी हमारा केस ऐसा नहीं है कि काजल दी ज़्यादा देर तक नहीं रहे, अभी हमारा केस है कि हमको ज़्यादा देर तक रखना है क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन इफेक्टिवली हो नहीं पा रहा, राइट। तो ये क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देता है एंटीकोलिन ईस्टरेज को, जिसके कारण क्या है, डीपोलराइजेशन गेट प्रोलॉन्ग। तो डीपोलराइजेशन स्टेट जो है वो प्रोलॉन्ग रह सकता है। ये हमारे माइस्थेनिया ग्रेविस का ट्रीटमेंट है, क्योंकि माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या हो रहा था, निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडी बन गया, ऑटो एंटीबॉडी बन गया। तो एसिटिलकोलिन है भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब अगर एसिटिलकोलिन है और काम नहीं आ रहा तो हमारे एसिटिलकोलिन ईस्टरेज को क्या लगेगा कि एक्स्ट्रा बच गया है, तो इसको डिग्रेड कर देते हैं, राइट। बट हमको उसको डिग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, हमको उसको डिग्रेड नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में तो मसल हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं पाया ना। जब एसिटिलकोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से होगा। तो इसीलिए हम जो डीपोलराइजेशन है, जो हमारा एसिटिलकोलिन है वो ज़्यादा देर तक सर्कुलेशन में रहेगा, और जितनी देर तक सर्कुलेशन में रहेगा बाइंड करेगा हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर से, जैसे ही उसको मौका मिलता है, दैट विल लीड टू कॉन्ट्रैक्शन। इसीलिए नियोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन हमारे पास माइस्थेनिया ग्रेविस का ट्रीटमेंट में काम आता है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और कोई डाउट बच गया है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।